अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने आज हमारे इस प्रोग्राम को देखने के लिए जो है वो वक्त निकाला। और जो लोग इस वक्त हमें लाइव नहीं भी देख पाएंगे तो ये प्रोग्राम जो है वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये प्रोग्राम मेरे पेज पर हमेशा मौजूद रहेगा, वॉइस ऑफ जर्मनी मावश खान पर। इससे पहले भी मैं आप लोगों के लिए कुछ जो है अहम टॉपिक्स पे काम कर चुकी हूँ। आप लोग चाहें तो उसको सर्च कर लें। आज भी मैंने थोड़ी देर पहले एक जो है वो आउसफिल्डों के हवाले से जो हमारा प्रोग्राम हुआ था उसको भी मैंने शेयर किया है। और आप लोगों का जो है वो एक अहम जो है वो सवाल था कि जॉब सर्च वीजा, मतलब पहले तो ये था कि जी जर्मनी हम कैसे आ सकते हैं। जब हमने आपको ये बताया कि यहाँ पर आप जो है वो जॉब सर्च वीजे के थ्रू जो है वो आ सकते हैं, अपनी फील्ड की जॉब तलाश कर सकते हैं उस अरसे में, और उसके बाद आप यहाँ पे मामलात कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को उस प्रोसेस की समझ नहीं आई कि जॉब सर्च वीजा के लिए आखिर वो करें क्या। तो आज हमने इसी टॉपिक को मद्देनजर रखते हुए अपने साथ जिस हस्ती को कह ले या जिस शख्सियत को कह ले बुलाया है, वो है हसन खान, जो कि इस सारे प्रोसेस से खुद कर चुके हैं। देखिए, एक वो होता है कि कहीं से सुनी सुनाई बात किसी तक पहुंचाना, और एक वो होता है जो अपने तजुर्बे से आपको आगाह करे और फिर वो अपनी तमाम तरक्की का या अपने उस सफर की ऊंच नीच सब आपको बता सके और समझा सके। याद रखिएगा, किस्मत इंसान की अपनी होती है, मेहनत वो खुद करता है, रहनुमाई करने वाला सिर्फ रहनुमाई कर सकता है। तो अब हम आते हैं हसन साहब की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप भी? आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक हसन, बहुत शुक्रिया आपका कि जर्मनी जैसे मुल्क में जहाँ एक एक लम्हा जो है लोगों के लिए बड़ा मतलब टफ टाइम, यहाँ पर कोई नहीं होता टाइम और हर बंदा अपनी जिंदगी में बिजी रहता है और किसी दूसरे को रहनुमाई देने के लिए उसके पास टाइम नहीं होता। ऐसे में आपने हमें टाइम दिया और इस तरह मुझे पता है कि पूरी दुनिया से लोग जो है ना इस टॉपिक को जानने के लिए बेतहाशा जो है ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी है और ख्वाहिशमंद भी हैं। तो मेहदी, हम सबसे पहले तो जो है ना वो मैं आप लोग आपका तारुफ करा दूं कि ये मेहदी खान साहब, जो कि हसन खान साहब जिस वक्त इनका नाम लिखा हुआ है, इनका ताल्लुक लाहौर से है। इन्होंने आईबीए से मार्केटिंग में एमबीए किया है और उसके बाद जो है इन्होंने जॉब सर्च वीजे पर जो है ये जर्मनी आए थे। जॉब सर्च वीजे पर जर्मनी आके इनको किन मुश्किलात और हालात का सामना था ये मैंने खुद देखा है, क्योंकि जब से ये उस टाइम से ये यहाँ आए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग भी यहाँ मौजूद हैं और कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह जिस हद तक मुमकिन है हम लोगों की मदद कर ही रहे होते। तो इन्होंने भी मुझसे राब्ता किया था और ज़ाहिर है जो हम कर सकते थे, और मदद जो है वो अल्लाह ही करता है, हम लोग के सहारा बनते हैं। उसके बाद ये बीच में से जो है वो मतलब इनकी जॉब से चीजें खत्म होने में कुछ टाइम रह गया था और उसके बाद ये मिच तक पहुंचे। मैंने इनको जो कर सकती थी हमने किया। उसके बाद ये बीच में से गायब हो गए, फिर अचानक से ये आए और इन्होंने कहा कि आप ही, मुझे जॉब मिल गई है, मैं यहाँ सेटल हूँ और अब मैं अपने काम शुरू कर चुका हूँ। तो बाकी जो चीजें हैं, तो आप लोगों के सवालात हैं, वो वन बाय वन हम जो है वो हसन साहब से पूछेंगे और फिर उसका जवाब देंगे। तो सबसे पहले हसन साहब, जो क्वेश्चन मेरे पास है लोगों की तरफ से, वो ये है कि व्हाट इज जॉब सर्च वीजा। जॉब सर्च वीजा क्या है, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। आपने काफी लंबा चौड़ा तारुफ भी करवा दिया। थैंक यू वंस अगेन कि आपने जो है वो कंसीडर किया। और ऑब्वियसली क्यों नहीं, मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि लोगों की हेल्प हो, स्पेशली अपनी जो अपने मुल्क के लोग हैं और वहाँ पे जो सिचुएशंस अभी चल रही हैं और जिस तरह की डिफिकल्टीज हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए लोग भाग रहे होते हैं, कनाडा के लिए, और फिर जैसे स्टूपिड कंसल्टेंट्स हैं वहाँ पे। ठीक है, तो बेहतर है कि इंसान जितना गाइड कर सके लोगों को गाइड करे, ये सदका जारिया है। तो सबसे पहले तो मैं इस पे आऊंगा, इस टॉपिक पे आऊंगा, जॉब सीकर वीजा है क्या, जीएसवी क्या है। एक्चुअली आपको इसमें 6 मंथ का टाइम मिलता है। ठीक है, और उसके अंदर अंदर आपने जॉब को सर्च करना होता है। ऑल्दो आप कह सकते हो कि 2-3 माह आपको एक्स्ट्रा भी हॉलीडे दे देता है। ठीक है, इट्स डिपेंड अबाउट आप किस सिटी में हो। ठीक है, समहाउ बर्लिन में मुश्किल हो जाता है एक्सटेंशन लेना, और छोटी सिटीज में आसान होता है। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन इस तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। बीइंग अ पाकिस्तानी हम हमेशा जो है ना वो जुगाड़ की तरफ सोचते हैं। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि किसी किस्म का भी जुगाड़ जर्मनी में चलेगा। जर्मनी इज नॉट अ जुगाड़ू कंट्री, कीप इन माइंड।
थ्रू आउट योर, मतलब मैं पाकिस्तान के अंदर एक छोटी सी बात करना चाहूंगा यहाँ पे। रीजनल मैनेजर था एक बहुत बड़ी कंपनी का। आई वाज वेरी एक्टिव और बड़ा छलाऊ कहते हैं, मतलब काफी चालाक लड़के जिनको कहते हैं ना आप, यूनिवर्सिटी में भी हर जगह पे भी। लेकिन जर्मनी ने ना ऐसे पर काटे ना कि अभी तक उस रिदम में नहीं आ सका जिस रिदम में पाकिस्तान में था। ठीक है, तो ये आप माइंड में रखिएगा कि जुगाड़ वगैरह का कंसेप्ट नहीं है। जो जुगाड़ दिमाग में लेके चले, चाहे वो स्टूडेंट हो, ठीक है, चाहे वो यहाँ पे जॉब सीकर की पर्पज के लिए आ रहा हो या किसी भी पर्पज, तो वो यहाँ पे नहीं चलने वाला। ठीक है, बहुत मुश्किल होगा कि आपकी लक आपका साथ दे। 6 मंथ में आपने वीजा सर्च, आपको जॉब सर्च वीजा में आपने जॉब सर्च करनी है। ठीक है, और उसके बाद उस पीरियड के अंदर अगर आपको जॉब मिल जाती है, इवन आपको लास्ट वीक में भी जॉब मिल जाती है, तो बिहोडे आपको 2 मंथ का 3 मंथ का आपको एक और शाइन दे देता है। ठीक है, जिसके ऊपर आप मजीद रह सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो आप ये समझे कि आपने 6 मंथ को यूटिलाइज करना है। अगर आपको नहीं जॉब मिलती, ठीक है, तो उसमें दो सिनेरियो है। एक्सटेंशन समहाउ मिल जाती है, अभी कुछ लीनियंसी नजर आई है कि आपका वीजा कन्वर्ट हो, पहले नहीं होता था, अब कन्वर्ट हो रहा है स्टडी वीजा के अंदर। ठीक है, उसके लिए आपको ब्लॉक अमाउंट, जितनी अमाउंट आपको शो करनी पड़ती है, ठीक है, कि आपको 10-11 हज़ार यूरो आपके पास पड़ा है। कुछ बेहोडे वो भी नहीं पूछते, डायरेक्ट आपका जो है ना वो एक्सटेंशन आपको दे देते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है डिफरेंट स्टेट्स पे, सिटीज पे भी। और इसमें 6 मंथ के अंदर अंदर आपको, मतलब आपकी फील्ड, कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जो इंसान को पहले पाकिस्तान से उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, बाद में मैं उसके ऊपर टॉपिक करूंगा। तो बेसिक 6 मंथ के वीजे का ये प्रोसेस है, और इसमें आपको एक्सटेंशन मिलती है। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है। तो हसन साहब, अगला क्वेश्चन ये है कि ये वीजा हमें कहाँ से मिलता है? आपको इस वीजे के लिए जहाँ पे भी आप, मतलब जिस कंट्री में आप रहते हो, लाइक अगर आप इंडिया में हो, अगर आप दुबई में हो, कतर में हो, बहरीन में हो, तो जर्मन एम्बेसीज वहाँ पे ये चीज डील कर रही है। दूसरी कंट्रीज में जरा इजी है, पाकिस्तान की क्योंकि बड़ी लंबी लाइन है। जब मैंने अप्लाई किया, 4 मंथ से पहले पहले मुझे जो है ना रिटर्न आ गया था। मतलब मैंने अपॉइंटमेंट टर्मीन अप्लाई की थी, अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई किया था, तो 4 मंथ के पहले मुझे जो है ना उन्होंने बुला के डेट दे दी थी मुझे। जो उसके बाद जो था वो 6 मंथ तक गया, फिर थोड़ा फास्ट होके 3 मंथ तक भी आया। ठीक है, और मैं बात कर रहा हूँ 2019 की। ठीक है, एंड ऑफ 2019। और उसके बाद अभी जो सिनेरियो चल रहा है वो 7 to 8 मंथ तक डिले हो रहा है, और समहाउ ये भी सुनने को आया है कि 1 साल तक भी लग रहा है इस प्रोसीजर के अंदर। लेकिन कुछ लोगों को 7 से 8 एवरेज चल रहा है, तो 7 to 8 मंथ चल रहा है टाइम पीरियड जो अपॉइंटमेंट आपकी मिलती है आपको। कराची के लिए सिनेरियो अलग होता है। ठीक है, वो जो है इंडिपेंडेंट, पाकिस्तान के अंदर एक इंडिपेंडेंट सिटी बनी हुई है जर्मनी के मैटर में। ठीक है, तो उनको 3 मंथ में इजीली मिल जाती है अपॉइंटमेंट। ठीक है, क्योंकि वहां पे ज्यादा रश नहीं होता, और इसलिए कराची में जरा ये फास्ट है, और उसके लोग भी यहाँ पे आपको ज्यादा नजर आएंगे जर्मनी के अंदर। ठीक है। तो हसन साहब ये बताइए कि ये वीजा जो है वो हो गया कि जो जर्मन एम्बेसी देती है, लेकिन इस वीजे को हमें कहाँ से पता चलेगा कि ये वीजे के लिए क्या हमारी क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या हमारे पेपर्स होने चाहिए? मतलब इस वीजे से मुतालिक इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी हमें? ठीक है, इसमें आपको जर्मन वेबसाइट जो है diplo.de के ऊपर आप जाएंगे तो आपको पूरी लिस्ट है, चेक लिस्ट बनी हुई है कि कौन कौन एलिजिबल है इस वीजा के लिए। ठीक है, जॉब सीकर वीजा कौन ले सकता है। हम एग्जैक्ट। लेटर ऑन आप ना शेयर भी कर दीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में ना वो लिंक डायरेक्ट क्लिक करेंगे और लोगों को उसकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं ना, आपका बैचलर होना जरूरी है, मतलब 60 ईयर एजुकेशन है। इसके दो कंसेप्ट हैं जॉब सीकर वीजा के। फर्स्ट जो है मैं बात कर रहा हूँ जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी। ठीक है, उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट थिंग जो है ना उसमें ये है कि आपकी 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो वो आपकी एचईसी से पहले वेरीफाइड होगी, फिर एनाबियन जैब एक इदारा है जर्मनी का। ठीक है, वहां से वो कलोन के अंदर है, वहां पे आप ऑनलाइन सेंड करते हो उसको डॉक्यूमेंट्स, फिर डीएचएल के थ्रू आपने पार्सल भेजना होता है। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, 200 उसकी यूरो फी है। वो इक्वलेंस आपको दे देते हैं, जो कि 99% वो सबको ही दे देते हैं। ठीक है, मैं तो इसको कहता होता हूँ कि वो फौरन इतनी तो ऐसी सी आसानी से नहीं एक्सेप्ट करती हमारी डिग्री जितनी जल्दी ये नेबियन जैब वाले कर लेते हैं। लेकिन उसके बैकग्राउंड में उनकी कुछ और जो है ना वो उनकी थिंकिंग है। लेटर ऑन वो अभी टॉपिक नहीं है इसलिए।
तो इसलिए आपकी अटेस्टेड हो जाएगी, आप ओपन यूनिवर्सिटी से हो, वर्चुअल से हो, या कि कोई और प्राइवेट कॉलेज से हो, वो एक्सेप्ट कर लेंगे आपको, क्योंकि एचईसी अगर आपको एक्सेप्ट कर लेगी तो वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं आपको। ठीक है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जो बेसिक डॉक्यूमेंट है आपका, एनेबियंस है आपका जो है ना, अटेस्टेशन जर्मनी से। इसके बिना आपको कोई वीजा नहीं मिल सकता है, ठीक है, जॉब सीकर वीजा स्पेशली। तो इसके तकरीबन 3 मंथ का ये प्रोसीजर होता है, €200 की ये फीस होती है। ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट है। दूसरा, आपके पास ब्लॉक अमाउंट होना चाहिए, या फिर आपका कोई यहाँ पे ब्लड रिलेशन है, आपको सपोर्ट करिए और वो आपको लेटर इशू करवाते हैं यहाँ से बॉर्डर से कि इसके तमाम जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो मैं कवर करूंगा, तो भी आप आ सकते हैं यहाँ। ठीक है। तो ब्लॉक अमाउंट में 6200 अराउंड अभी अमाउंट चल रही है। ठीक है। अच्छा। जो कि ब्लॉक अमाउंट आपको यहाँ पे सबमिट करनी होती है। उसके बाद शुरू होता है। ठीक है। पहले ये होता था कि पाकिस्तान में आप स्टेटमेंट दिखा देते थे, 2019 की बात कर रहा हूँ, तो आपको वो मान लेते थे, ठीक है यार इसके पास 20-25 लाख रुपए पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसकी ब्लॉक अमाउंट की जरूरत नहीं है। लेकिन आप वो भी उन्होंने मतलब रिस्क पे आप चले जाते हो, अभी भी एक्सेप्ट हो जाता है ये। बहुत कम मतलब रेशो है इसकी। वो बाद में ये कह देते हैं यार आप ब्लॉक अमाउंट रिजेक्ट नहीं करते। ठीक है। वो ब्लॉक अमाउंट के लिए कह देते हैं कि आपको ना ये एक आप चीज पूरी कर दो तो हम आपको वीजा इशू कर देंगे। तो आपको बेटर है, जो लेना चाहता है ना वो ब्लॉक अमाउंट ही रखवा दे, जो है वो यहाँ पे जर्मनी के अंदर दो मेजर बैंक्स हैं उनके अंदर। ठीक है। कोरेकल है और फिनतिबा है, और भी कुछ अभी न्यू आए हुए हैं। और थर्ड पे आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है। ठीक है। उसमें या तो आपको इंग्लिश आती हो, लाइक आपने आइट्स किया हो, बेटर है, या फिर आप साथ में A1 A2 एनफ है। ठीक है। अगर आपने सिर्फ A1 A2 भी किया हुआ है ना, तो आइट्स की भी आपको जरूरत नहीं रहती। ठीक है। आपने बस थोड़ा उनको मुतमईन करना होता है, वहाँ पे सेटिस्फाई करना होता है। फिर कुछ चीजें वो आपसे पूछते हैं क्वेश्चंस में कि क्या आप ऑलरेडी वर्किंग कर चुके हो, किस एम्प्लॉयर से आपकी बात हुई है। फिर आपका जॉब एक्सपीरियंस भी इसमें काउंट होता है। अगर आपका 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, फ्रेश, रिस्की होगा कोई भी अप्लाई करे। ठीक है। मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। इसमें उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है लिस्ट के अंदर भी, एक्सपीरियंस होना चाहिए जहाँ पे आपने पाकिस्तान में काम किया। तो ये सारी चीजें हैं वीजा हासिल करने तक की, पाकिस्तान के बॉर्डर तक की। ठीक है। इसमें टाइम लगता है, ओब्वियसली आपको प्लान पहले करना पड़ेगा। अगर आप नेक्स्ट ईयर जाना है अभी से अपॉइंटमेंट, क्योंकि जर्मनी के लिए तो वो पाकिस्तान से ही जर्मन बनाना चाहते हैं हमें, तो हम बड़ा 1 साल का प्लान करके चलते हैं, क्योंकि ये बड़ी स्लो, ये मतलब बहुत ही स्लो बेस, स्लो तो नहीं कहता, 100% लैंड है ये। एक्यूरेसी मतलब इनकी जो है ना हर चीज में होनी चाहिए, उसके लिए ओब्वियसली आपको जो है ना अपनी स्लो करनी चाहिए। तो और फ्यूचर के लिए प्लान आपको करना पड़ता है। तो आप अभी से ये ट्राई करेंगे तो नेक्स्ट ईयर के मतलब इस साल के एंड तक आप आ सकेंगे। ठीक है। तो आपने जैसे कि बताया कि मिनिमम जो है वो एजुकेशन, वो जर्मन लैंग्वेज A1 A2 भी चलेगी। तो जो लोग B1 करके अगर आना चाहते हैं तो उनके क्या चांसेस बढ़ जाते हैं? देखिए लैंग्वेज, इसमें दो चीजें मैं ये शायद बात का टॉपिक था, लेकिन मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूं कि लैंग्वेज किसके लिए जरूरी है। ठीक है। जर्मन, ऑब्वियसली अगर यूरोप के अंदर कोई भी कंट्री अपनी लैंग्वेज को होल्ड नहीं करेगा तो वो बच नहीं सकता। फिर वो समझ ले उसने अपनी हिस्ट्री भी खो दी, उसने अपना सारा कल्चर भी उसका डेंजर जोन में आ गया, क्योंकि लैंग्वेज बेस पे ही ये बेसिकली कंट्रीज चल रही है। अगर ये चीज इसको ये कंप्रोमाइज शुरू कर देंगे तो उनको भी रियलाइज होता है, उनको भी पता है कि इंग्लिश जो है वो अभी फ्यूचर है सब कुछ, इसलिए अभी उन्होंने एजुकेशन में भी मस्त कर दिया, जो स्टूडेंट बच्चे पढ़ रहे हैं अभी 8 क्लास तक, इवन 10 तक। तो इसमें लैंग्वेज जो जरूरी है वो सब सब जितने भी प्रोफेशन है ना उनके लिए जरूरी है, अदर देन आईटी। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है ना वो, उसको आइट्स तो ऑब्वियसली उसको होगी भी उसकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, तो आइट्स उसके लिए चाहिए। उसके अलावा आईटी वालों को जो है ना वो A1 एनफ है, मतलब यहाँ पे शॉप से कुछ चीजें ले सके, उनको फ्यूचर में भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। और ऐसे लोगों को मैं यहाँ पे जानता हूँ जो 10 साल से रह रहे हैं और उनका A1 भी नहीं है। ठीक है। या उनकी A1 लेवल तक है, क्योंकि उनको चाहिए नहीं। और ये चूंकि पीछे रह गए हैं दुनिया से आईटी की फील्ड में, तो ये आईटी वालों को वैसे ही गुरु मानते हैं। तो आईटी के प्रोफेशंस के लिए ये तो हेवन है। ठीक है। बहुत इंडियंस भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं यहाँ पे, पाकिस्तानी भी हैं, और बहुत सारे लोग मेरे से इत्तेफाक करेंगे कि अगर आपके पास कोई आईटी की स्किल है, बैचलर है, और प्लस आपके पास कोई और भी मतलब काफी लंबी लिस्ट है आईटी की स्किल्स में भी आती हैं चीजें,
तो उसके लिए तो बिल्कुल सोचे बिना जो है ना, जॉब सीकर वीजा उसमें 2 से 3 मंथ में हिट कर लेना अपना टारगेट। हाँ, वो कम्प्रोमाइज करेगा मे बी, अगर कल्चर उसको समझ नहीं आ रही तो सैलरी पे करेगा, लेकिन उसको जॉब की सिक्योरिटी 95% है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई बहुत ही निल डल है और बिल्कुल ही कोई, मैं कहता हूँ तो मम्मी डैडी है या फिर उससे भी ज्यादा कोई अगला वर्जन है, तो उसको नहीं मिलेगी। उसके अलावा आईटी वाले यहाँ पे तकरीबन 95% जो है ना हिट करते हैं अपने टारगेट को। और एक और क्राइटेरिया भी है, मैं एक और चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे, जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं। ठीक है, एक तो बैचलर बेस पे आप यहाँ पे आते हो जॉब सीकर वीजा में, एक डिप्लोमा होल्डर्स है जिन्होंने टेक्निकल एजुकेशन करते हैं, जो जो हमारे पास मैट्रिक के बाद 3 साल का डिप्लोमा होता है पंजाब में, तो ये है। शायद कराची के अंदर थोड़ा सा और हो इसमें कंसेप्ट, तो 3 साल का जिनके पास होता है और टेक्निकल बोर्ड उसको वेरीफाई करता है, जिस तरह एचईसी करती है ऐसे ही पंजाब टेक्निकल बोर्ड है पंजाब के अंदर, ठीक है, लाहौर के अंदर है। इस तरह कराची में भी ओबियसली होगा। ठीक है, तो उस बोर्ड से आप जब अटेस्टेड होते हो, फिर यहाँ पे ई हाथा है, ठीक है, IHQ के नाम से है। कुछ और भी बोर्ड है, ढेर सारे हैं इसके अंदर। तो टेक्निकल डेवलप मतलब पता चलता है कि वो हर एक फील्ड का अलग से, इलेक्ट्रिक का अलग से है, मैकेनिकल का अलग से है जो डिप्लोमा होता है। ठीक है, इवन जो बीटेक भी जिन्होंने किया हुआ है 2 इयर्स का, तो जो 3 साल डिप्लोमा है प्लस उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी है, और वो यहाँ के जो भी टेक्निकल बोर्ड है वहां से जर्मनी के अंदर अपनी अटेस्टेशन करवाता है, सेम सेम जिस तरह जैब के साथ हम एनएबीएल से करवाते हैं अपने बैचलर की। तो और उसके पास B1 होना लाजमी है। वो B1 से नीचे नहीं अप्लाई कर सकता, उसके लिए कंपलसरी है B1 का सर्टिफिकेट। ठीक है, वो भी रेप्यूटेड लाइक गोइटे से हो जाए या फिर शायद नमन भी एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है जिसके पास बैचलर नहीं है लेकिन 3 साल का डिप्लोमा भी, और उनके सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे लेबर शॉर्टेज है बहुत ज्यादा, कम से कम भी आप कह लें कि अराउंड 1 मिलियन के करीब ये लोग अभी सफर कर रहे हैं। तो जिसने B1 किया होगा और उसकी डिप्लोमा वगैरह भी यहाँ पे जो है वो अटेस्टेड होंगे, तो उसके लिए उसका भी सक्सेसफुल, मतलब उसकी जो सक्सेस रेशियो है ना वो 80% प्लस की है। ठीक है, उसमें फिर मैं कहूंगा कि कुछ लोग खुद से जो है वो एफर्ट ना करें या समझ ना पाए, या एकदम से आप आते हो यूरोप के अंदर, जर्मनी के अंदर एकदम से स्ट्रेस में चले जाएं, तो फिर आप प्ले नहीं कर पाते हो, और ये ओबियसली बड़ा हार्ड स्ट्रेस होता है। ये मैं सबको आप बता दूं, जो ही आप अपना बॉर्डर क्रॉस करते हो, मैंने और भी बहुत सारी कंट्रीज देखी थी, ठीक है, लेकिन जर्मनी में आके एक मार्केटिंग बीइंग अ मार्केटिंग पर्सन, काफी मतलब हम लोग काफी जल्दी घुल मिल जाते हैं और ज्यादा कॉन्फिडेंस भी होता है। तो मुझे बड़ा शौक लगा था, और काफी मतलब टाइम लगा था खुद को, मतलब हम मानते नहीं है ना पाकिस्तानी, हम कहते कर लांगे, मतलब एक पंजाबी में बात कर रहा हूँ, कर लांगे, देखी जाएगी, कोई मसला नहीं, की हो जाएगा, रखे भी नहीं 6 महीने नहीं जॉब होगी, पास कर दे चौधरी, तू इतने हेटे गए तो उससे नहीं होगी, कुछ नहीं चलने वाला। ठीक है, तो फिर मैं कहूंगा आपने घबराना नहीं है। ठीक है उसके बाद से आप जो है इसके अंदर इंशाल्लाह आपको सक्सेस मिलेगी। जस्ट डू इट। ठीक है। तो हसन, आपने जो है ना ये सारी अभी तक जो हमने बातें की है ना, ये उन लोगों के लिए जो अभी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। अगर कोई पॉइंट ऐसा हो जो मेरे से मिस हो गया हो, मुझसे मिस हो गया हो, और आप चाहते हैं कि वो बताना, ताकि फिर हम अब आएंगे अब उस तरफ जब हम आप जर्मनी पहुंच गए हैं, ये सारा प्रोसेस आपने कर लिया और अब आप लैंड कर रहे हैं जर्मनी के सरजमीन पर। तो इससे पहले अगर कोई पॉइंट है। नहीं, इसके अलावा कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। पाकिस्तान के अंदर एक छोटी सी इंश्योरेंस है, वो मतलब आप करवा सकते हो कहीं से भी, 6-7 हजार पाकिस्तानी रुपीस की होती है, वो चाहिए होता है। स्टे कहाँ पे करोगे वो छोटी सी रिक्वायरमेंट होती है, वो आप ऑनलाइन बुक कर लो या फिर किसी का रेफरेंस दे दो वहाँ पे। ठीक है, और इंटरव्यू की थोड़ी सी तैयारी होती है टेक्निकल थोड़ी सी, कि आप उसके अंदर मोटिवेशन लेटर आपसे वो संभव मांग लेते हैं, समटाइम आपको वहीं पे लिखवाते हैं, जिस तरह हम मैं लिख के लेके गया था, बाद में उन्होंने उसको जो है वो फेंक दिया और कहा कि आप अभी न्यू लिखो हमें। ठीक है, उनको भी पता है कि हम जो है वो हमारे भाई बैठे होते हैं पाकिस्तानी इंटरव्यू ले रहे होते हैं वहां पे, 90% आपको पता ही है, तो गौरव ने तो लेना नहीं होता। तो वो भी हमारी कल्चर से गुजरे होते हैं, तो फिर वहां पे मतलब मुझे तो इशू नहीं था, मैंने लिख लिया, लेकिन कुछ लोगों के लिए मसला हो सकता है कि वो थोड़ा सा इंटरव्यू की तैयारी करें कि ऐसा कोई क्वेश्चन ना दे, क्योंकि आपको पता है कि इसके रीजन भी ये है कि असाइलम वगैरह के इश्यूज होते हैं, कुछ लोग जो है वो इलीगल फिर यहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं, यहाँ से आगे मूव कर जाते हैं, तो ये कंट्रीज स्पेशली जो अभी सिनेरियो चल रहा है जर्मनी के अंदर, तो बहुत हार्ड होने वाला है। ठीक है, जो इलीगल इमिग्रेंट्स है ना, वो उनके लिए जन्नत बना है ये 2-3 साल के लिए, जो अभी पॉलिटिक्स चल रही है, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहूंगा।
और उसके बाद जो आने वाला है, नेक्स्ट जो गवर्नमेंट आने वाली है ना, उसमें AFD है, कुछ और लोग काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो वो तो जो इलीगल स्टे है ना, उसको तो बहुत बुरी तरह पेश आने वाले हैं उन लोगों के साथ, उनके साथ उनको एक्सेप्ट करने में और बहुत सारी चीजों में बेनिफिट देने में। तो इसलिए जो है एम्बेसी वो सख्त हो जाएगी, वो ज्यादा अच्छे से वेरीफाई करके लोगों को भेजेगी, क्योंकि उनका पैसा लगता है, उनका टाइम लगता है, उनको फिर प्रॉपर एक बंदे की केयर करनी पड़ती है, चाहे वो उनको नहीं भी अच्छा लग रहा है, लेकिन उसको बेसिक्स देनी पड़ती है। तो इसलिए उनकी कोशिश होती है कि जो वाकई वहां पे जॉब करने के लिए जाना चाहता है, जो वाकई एजुकेटेड भी है, जिसको पता है कि वो वापस आएगा, उनको हमेशा ये बताना होता है इंटरव्यू में कि अगर आपको जॉब नहीं मिलेगी आप वापस आ जाओगे। ठीक है, आप ये भी ज्यादा ना मेंशन करें मेरा वो भी जानने वाला है वहां पे, वो भी जानने वाला है, फिर उनको ये होता है कि वो फिर इसको, तो ये चीज इंटरव्यू में थोड़ी सी कुछ चीजों का ख्याल रखना होता है, अपनी एक्सपीरियंस के बारे में वो पूछ सकते हैं, और डिपेंड करता है कि कैसा मूड है इंटरव्यू लेने वाले का, और कौन है, मेल है फीमेल है, ये सब चीजें बड़ी डिपेंड करती हैं वहां पे। तो ये चीज है, बस एक इंटरव्यू बीच में इंपॉर्टेंट चीज रह जाती है, जैब और ब्लॉक अमाउंट के बाद और अपनी लैंग्वेज के बाद। तो थोड़ा सा अगर आप हमें वो कर दीजिए कि इंटरव्यू में किस किस्म के सवालात आ सकते हैं। सबसे पहले वो आपके एक्सपीरियंस को देखते हैं, ठीक है, उससे रेलिवेंट क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, फिर वो आपसे ये पूछते हैं, जो मस्ट क्वेश्चन है, कि आपने क्या ऑलरेडी वहां पे किसी से कांटेक्ट किया, आपको कुछ ईमेल शो करनी होती है, बेटर होता है, ठीक है, क्या आप कुछ कंपनीज को जैब, सॉरी, जिंग और लिंक्डइन पे, ये तो मस्ट काउंट होना चाहिए। ये मैं बाद में आपको बताऊंगा कि जर्मनी में आने के बाद क्या प्रॉब्लम्स होती है, उसका रीजन क्या है, और उनको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। जी जी। उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो सोशल होना थोड़ा सा है, और उसमें आपको लिंक्डइन पे अकाउंट बनाना होगा अपना, और बहुत सारे HR मैनेजर्स को जो है आपने अप्रोच करना होता है उसके अंदर। तो वो जो आपको रिप्लाई देते हैं, आपने 50 को सेंड किया, तो एक दो आपको जरूर ऐसा पॉजिटिव रिप्लाई देते हैं कि जो आपसे ईमेल एड्रेस मांगते हैं, आपसे CV मांगते हैं, तो उसके आप प्रिंट ले सकते हो। फिर आपको ईमेल्स के थ्रू कुछ जो आती हैं, कोशिश करें कि जिस ईमेल पे आपने अपॉइंटमेंट बुक की है उसी से ही आप कोरेस्पॉन्डेंस करें, ठीक है, उनके लिए ईजी होता है फिर उसको वर्किंग करना। तो उस पे ईमेल के थ्रू जितने भी आपको ईमेल्स आई हैं रिक्रूटर ने, कुछ रिक्रूटर ऐसे होते हैं, IT के लिए तो बहुत ईजी है, मैं इसलिए कहता हूँ IT वालों को हमेशा ही मैक्सिमम, अक्सर को तो हायर भी कर लेते हैं डायरेक्ट, कुछ को IT वालों को, अक्सर को नहीं, मैं कहूंगा कि 10% है उनकी रेशो, अगर वो ब्रिलियंट है तो उनकी हायरिंग है। जो नहीं होता उनको कहते हैं जब आप यहाँ पे जर्मनी में आओगे तो आपको, मतलब हम कंसीडर करेंगे, आपने आते साथ हमसे कॉन्टेक्ट करना। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं वहां पे इंटरव्यू के अंदर, उनको लगता है कि यार इसकी फील्ड में पोटेंशियल है हमारी कंट्री के अंदर। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वहां पे। ठीक है, फिर आप इंग्लिश में इंटरव्यू दे रहे होते हो, थोड़ी आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, उर्दू में भी लोगों का इंटरव्यू हुआ है, ऐसा नहीं होता कि सबका ही, अगर आपको कंफर्ट नहीं होना इंग्लिश में तो आप फौरन स्विच कर जाओ उर्दू पे। ठीक है, रादर देन आप मतलब आप कोई मिस्टेक कर दो। ठीक है, जिस तरह मैं आप कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर चीज आसान भाषा में समझाऊं, वो जो एक इंडियन वर्ड है, तो इस तरह वहां पे भी आप कोशिश करें कि उनको इजी रखें, ठीक है, क्योंकि जर्मन मेंटालिटी का एक मसला है। पाकिस्तानी इंटरव्यूअर होगा, ऑब्वियसली हो सकता है जर्मन भी हो, कि ये जहाँ पे कंफर्ट नहीं ना फील करते, जहाँ पे इनको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है किसी भी चीज में, ये आदी नहीं है इस चीज के, इनका कल्चर ऐसा नहीं है, इनकी बॉटअप ऐसा नहीं है इनका। जहाँ पे इनका एक्स्ट्रा जोर लगता है ना, मतलब ये स्टूपिड समझते हैं दूसरे बंदे को। और अभी मैं इनमें रहता हूँ तो बिल्कुल ठीक कहते हैं ये, कि जो बंदा पहले से ही तैयार नहीं है तो उसको मजीद, मतलब यहाँ पे कल्चर नहीं है आफ्टर, मतलब आपकी जो वर्किंग आवर्स है ना उसके बाद 5 मिनट भी कोई नहीं बैठता। ठीक है, तो क्यों नहीं बैठता, उनको मतलब आपको भी पता है ये नॉर्मल सी चीज है, जो बंदा 8 घंटे में नहीं कुछ कर सका तो भी आधा घंटा और घंटा ऊपर ले जाएगा। ठीक है, तो वो क्या कर लेगा, मतलब ये कि जस्ट लुक लाइक ड्रामा। ठीक है, तो इसलिए जो है आप कंफर्ट रखने की उनको कोशिश करें, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्ट है उनको क्लियर करें क्वेश्चन, वो आपको उर्दू में भी एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, और आप अपनी चीजें जो है उनको बताएं कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा गोल है, अपने गोल के बारे में उनको लाजमी बताना है कि वहां पे क्यों जाना चाहता हूँ, और ये कभी भी नहीं कहना कि वहां पे सेटल होना चाहता हूँ, वहां पे लाइफ टाइम रहना चाहता हूँ, वहां पे बड़े बेनिफिट्स हैं, इस तरह की चीजें कहेंगे आप, तो उनको जो है ना उनकी जॉब है, जितने वो रिजेक्ट करेंगे, मतलब जितना स्टिक करके वो करेंगे, जिस तरह वार्डन्स होते हैं ना, वो आपका, मतलब जितने चालान का उनका होता है कि 20 चालान आपने करने, मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, कराची का तो मुझे नहीं पता। तो उसमें यही पहले एक उनकी रेशो होती थी कि आपने 20 चालान मस्त करने हैं, तो जिसके 25 होते थे तो इंसेंटिव्स होते थे उनके, ऐसा, मतलब मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन समहाउ ये होता है कि परफॉर्मेंस बेस्ड एम्प्लॉय हमेशा वही होता है जो टफ टाइम दे, और जो मेन जो डायमंड है ना वो सामने लेके आए। तो वैसी में भी उनकी कोशिश होती है कि कोई ऐसी चीज है जो असाइलम की तरफ जाएगी, 70% ये वो चीज देखते हैं। दूसरा ऐसा जो वहां पे जाके सफर करेगा, बंदा इस काबिल नहीं है, ठीक है,
तो उसको वो बेसिकली एक बीइंग ह्यूमन, वो चाहते भी नहीं है कि वहां पे जाके अपना पैसा भी जाया करे, स्ट्रेस भी बने अपने लिए, फैमिली के लिए भी। कुछ लोग यहाँ पे आए, मैं जानता हूँ, अभी एक फैमिली गई है, मैं बड़ा सैड हूँ, मतलब उस फैमिली के लिए। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों कतर से यहाँ पे आए थे जॉब सीकर वीजा पे, दोनों, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था और वाइफ उनकी आईटी से रेलिवेंट थी। मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, लेकिन वो सफर हुए, वो एकदम से उस दबाव में आ गए, बर्लिन जैसी सिटी में वो आए, लेकिन वो बड़े 3 से 4 माह वो सफर करते रहे, एटलीस्ट वो पाकिस्तान चले गए। ठीक है, उनकी प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने कुछ जो है ना मिस्टेक्स की थी, लाइक उन्होंने प्लान गलत किया। फिर उनकी फैमिली, मतलब वो एक्सपेक्टेड थे, उनकी मतलब फैमिली में एक न्यू मेंबर का इजाफा होने वाला था, मतलब इस तरह की कुछ ब्लंडर से मिस्टेक्स थी जो उन्होंने प्लान नहीं की थी। तो उसकी वजह से उन्होंने बहुत कुछ खोया, दोनों ने अपनी जॉब्स खोई, कतर सेटल थे, यहाँ पे आए, फिर लोक अमाउंट सब कुछ उनका गया, टिकट, मतलब काफी, वो अभी 10 साल पीछे चले गए हैं। से मेरी बात होती है लोगों की फैमिली, तो वहां पे वापस आने में उसको बड़ा टाइम लगेगा। मतलब आपको मैं डरा नहीं रहा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो पहले से थोड़ा प्रिपेयर नहीं होगा, ठीक है, वो यहाँ पे थोड़ा सफर करने वाला है, तो उसको इंटरव्यू में भी खुद को प्रिपेयर करके लेके जाना है। और इतना टफ नहीं होता, और हेल्पिंग होते हैं वो लोग। सही। हसन साहब ने ये बताया कि आप जो प्लानिंग जो थी, अक्सर अक्सर लोग ये सोचते हैं कि वो यहाँ आएंगे और यहाँ आके बेबी डिलीवर करेंगे, शायद यहाँ रहने के लिए परमिशन मिल जाएगी या उनको यहाँ के बेनिफिट्स मिल जाएंगे या वो यहाँ के सिस्टम उनको कबूल कर लेगा। तो ये मतलब हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड तो ये बात नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात ये बता दूं, हम यहाँ हैं, हसन साहब यहाँ हैं, इनके जो मामलात होंगे हम यहाँ का हिस्सा है, हम इनको यहाँ टैक्स देते हैं, अब हम इनके पूरी तरीके से सिस्टम में हम एडजस्ट हो चुके हैं। तो हमें छोटे से छोटी भी अगर तकलीफ होगी ना, तो ये हमारी केयर भी करेंगे और हमारे तमाम मामलात को देखेंगे। मेडिकली की बात कर रही हूँ कि जैसे मेरा बेबी हुआ और मेरे साथ किसी और का बेबी हुआ जो कि पाकिस्तान से किसी पर्पज से यहाँ आए थे, तो जाहिर है मुझसे जब उन्होंने पूछा कि भाई हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, क्या फैसिलिटीज देते हैं, क्या मामला करते हैं, तो मैंने कहा भाई हम तो यहाँ से कुछ भी नहीं लेके जाते। बेबी का मतलब पैदाइश से लेके कपड़े और उसके खाना पीना हर चीज हॉस्पिटल हमें, मतलब हमारा भी, हमारे कपड़े भी हॉस्पिटल देती है। और उसके बाद जिस दिन हमें बेबी को घर लेकर आना होता है, उस दिन हम बेबी के कपड़े और चीजें मंगा लेते हैं कि भाई ये चीजें अब हम बेबी को पहनाएंगे और घर ले जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, लेकिन जो लोग यहाँ के सिस्टम का हिस्सा नहीं है और वो विजिट पर आए हुए हैं या वो किसी भी और वजह से आए हुए हैं, तो ये लोग कहते हैं कि आपका वीजा, सबसे पहले ये वीजा देखते हैं ना कि आपका वीजा कौन सा है, फिर आपको उसके मुताबिक ट्रीट करते हैं। तो ये कभी मत समझिएगा, ये गलती मत कीजिएगा कि आप जो चाहें कि यहाँ आके बेबी करें तो आपसे ये एक एक पैम्पर के पैसे भी निकलवाएंगे, क्योंकि आप इनके सिस्टम का हिस्सा नहीं है। तो अच्छा, अब हसन साहब हम आते हैं असल उसकी तरफ के, चलें ये तो सारी चीजें सारे मामला हो गए। अब आप लैंड कर गए, ठीक है, अब हम जो है वो जर्मनी की सरजमीन पर लैंड कर गए हैं, तो यहाँ ये बताइए कि यहाँ आके हमें क्या करना है। ओके, आपको मेरी आवाज आ रही है अभी? जी जी, आपको मेरी आ रही है। हाँ बिल्कुल आ रही है। अच्छा, इसमें अभी आप जर्मनी के अंदर आ चुके हो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज आपकी शुरू होगी, ठीक है। आपके पास एक कुछ साइट है, मतलब एक शार्ट टाइम है, उसके अंदर आपने जॉब ढूंढनी है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है, लाइक आपने अकोमोडेशन का पहले ही कर लिया है, ठीक है, मैं इसके ऊपर बहस नहीं करूंगा, ये पूरा टॉपिक खुल जाएगा कि आपको अकोमोडेशन यहाँ पे काफी स्ट्रगल करनी पड़ती है बड़ी सिटीज के अंदर। समहाउ आप होटल्स वगैरह में किसी में वेग में आप चले गए हो, ठीक है, छोटे स्टूडेंट अपार्टमेंट में। अब जो जॉब हासिल करने के लिए आपको चीजें चाहिए ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने यहाँ पे दो बड़ी, एक तो लिंक्डइन है, ठीक है। अब वहाँ पे एचआर मैनेजर को सर्च करो, अपनी कंपनीज को देखो जिसमें आपको लगता है कि आपको प्रोफेशन की जो है वो रिस्पेक्ट है, कुछ है। सेम जिंग में भी आप अप्लाई करो, फिर ग्लासडोर है, उसके बाद इंडीड है, और अब बहुत सारी बन चुकी हुई हैं जो फर्म्स आपको हेल्प करती हैं। इवन अर्बाइट एजेंट हुआ जो है, जो जॉब सेंटर है, वो भी आप उसके पास जाओ, वहां पे जाते साथ आप खुद को रजिस्टर करो, उनको कहो मैं इसी तरह से आया हूँ, मेरी आप हेल्प करें। उनके पास भी बड़ी लंबी लिस्ट होती है जॉब्स की, ठीक है, क्योंकि उनके पास लोग जाते हैं, मतलब अर्बाइट लॉस गाड़ी लेने के लिए। तो उनका एक ये इदारा है जर्मनी का जो सपोर्ट करता है उन लोगों को जॉब सर्च करने में, तो वो आपको भी ऑब्वियसली करेगा, और मुझे भी किया था, और मेरे साथ वो आज तक काइंड है। मैं ईमेल करता हूँ तो मुझे नेक्स्ट डे रिप्लाई मिल जाता है, ठीक है, मुझे बड़े बेनिफिट्स मिले हैं उनके
उनसे बाद में भी। तो जब कभी मुझे टाइम भी मिलता तो उनसे मैं वैसे भी जाके मिल लेता हूँ। तो उन्होंने मुझे उस वक्त सपोर्ट किया था। तो हर सिटी के अंदर ये होता है, एक तो ये चीज है कि आप वहां पे जाकर रजिस्टर उनको कि मैं इस तरह से आया हूँ तो मुझे बताएं अगर कोई जॉब है मेरी फील्ड से रेलिवेंट। जो आईटी के लोग हैं वो मुझसे बेहतर जानते हैं, ठीक है, वो ज्यादा सिस्टम पे बैठते भी हैं, ठीक है। तो उसमें आपको जो आपका है, जो आपका गोल है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपनीज हैं, एफएफआई है और बहुत ज्यादा कंपनीज हैं। मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो जो हर वक्त हायरिंग कर रहे होते हैं, मतलब हर वक्त उनकी स्लॉट में लोग चल रहे हैं मुख्तलिफ प्रोफेशंस के। तो उनको आप रीच करो। अपना टाइम जाया आपने नहीं करना, ठीक है, अपने कॉस्ट आपने जाया नहीं करनी। अच्छा, इसमें एक और चीज है, लोग कहते हैं कि आपको यहाँ पे वर्क अलाउ है कि नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको 10 घंटे अलाउ होते हैं, ठीक है, एक वीक में आप काम कर सकते हो ठीक है। लेकिन उसमें आपने जितना टाइम लगाना है उतना ही लगाओ। जो मैं आपको इसमें कुछ नहीं कह सकता, हर बंदे की फाइनेंशियल कंडीशन अलग है, ठीक है, मैं ग्राउंड रियलिटी समझता हूँ, ठीक है। तो जिसको जो चांस मिले, जिसको जो रहनुमाई मिले, जो जिसकी हेल्प कर सके, इसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बीइंग मतलब पाकिस्तानी होने के नाते, जो भी ऐसे लोग आपके पास आते हैं उनकी आप हेल्प किया करें। उनको आप जो है वो रिकमेंड करें कुछ जॉब जिसके अंदर वो स्पेसिफिक टाइम के लिए सॉरी स्पेसिफिक टाइम के लिए वहां पे काम कर सकें, ताकि उन पर बर्डन ना बने। हर बंदे की फाइनेंशियल कंडीशन सेम नहीं होती। कभी भी अपने आप को जो है वो ये ना समझे, अगर आप रिच फैमिली से हैं या आपका वेल सेटल्ड है बैकग्राउंड, कुछ लोग तो लोन भी लेके आते होंगे, तो उसमें यह है कि उनके पे बर्डन नहीं बनता, वो साथ साथ जॉब करते रहते हैं एक सेकंड में पानी पी लूं मुझे उम्मीद है कि यकीनन आप लोगों को ये प्रोग्राम जो है इस वक्त भी फायदा दे रहा होगा। और अक्सर जो बात मैं आखिर में कहना भूल जाती हूँ, और वो यही होती है कि अगर आपको लगता है कि आप या आपका कोई अपना इस प्रोग्राम से, हमारी बातों से, हमारी दी हुई इंफॉर्मेशन से फायदा उठा सकता है, तो उसको जरूर शेयर किया करें। मुझे ये बात कहने की आदत नहीं है, इसलिए मैं कहना भूल जाती हूँ कि हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, और क्या हमारे हमें हमारे पेज को फॉलो करें, हमें कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, और शेयर भी करें। तो भाई अब हम भी जो है वो इस लाइन में आ गए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठाएं। देखिए, कोई भी अच्छी बात शेयर करना भी तो सदका ही है ना। आपकी किस्मत कोई दूसरी नहीं ले सकता, उसकी किस्मत आपको नहीं मिल सकती। तो इस बात को हमेशा याद रखा करें। कोई भी नेकी, किसी के साथ भी कोई भी भलाई करते हुए आप इस बात को मद्देनजर जरूर रखा करें। जी हसन साहब, प्लीज। बिल्कुल ये सदका जारिया भी है, और अगर आज आप किसी के लिए करेंगे तो कल को आपको रिटर्न मिलेगा, ये आपकी इन्वेस्टमेंट होती है ठीक है, इस पे बिलीव करना चाहिए। और इसलिए मैं तो हमेशा आई एम ओपन टू हेल्प एनीवन। मैंने बहुत सारे लोगों की भी है, और आई वांट टू डू इट, मतलब मैं फ्यूचर में भी ये करना चाहूंगा। तो वापस आते हैं कि उसमें सोशल कहाँ पे थे हम, कि ऑनलाइन हमने जॉब सर्च करनी है। हम्म। ऑनलाइन हमने जॉब सर्च करनी है, और उसमें जो वर्किंग आवर्स है मैं आपको बता बता दिया कि 10 आवर्स होते हैं आपके पास। उसके अलावा आप काम नहीं कर सकते लीगली यहाँ पे। बाकी जो आपके पास टाइम होता है उसको आप कोशिश करें कि ऑनलाइन जितना भी बैठ सकते हैं। यहाँ पे टोटली डोर टू डोर वाला कंसेप्ट नहीं है कि आप किसी कंपनी में डायरेक्ट चले जाओ, वहां पे एचआर आपको मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने ऑनलाइन सब खुद ही करना है, अप्लाई करना है, और वहां से आपको रिप्लाई आता है, उसके हिसाब से आपने ये भी नहीं होता इंटरव्यू पहले भी आपकी हायरिंग हो जाए। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, पहला इंटरव्यू है, सेकंड है, थर्ड है, पहले कॉल होगी, फिर कॉल के बाद एक फोन पे टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, उसके बाद फिर आपको वो बुलाएंगे, और हो सकता है उसके बाद फिर आपको वो बुलाएं। डिपेंड करता है साइज ऑफ कंपनी, ठीक है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज होती है जो हम निग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब जो हम भूल जाते हैं पाकिस्तान से आते हुए, देखिए आईटी के अलावा मैंने आपको बताया कि सबके लिए जर्मन लैंग्वेज चाहिए। कितनी चाहिए वो मैं आपको बता दूं, एट लीस्ट जो मुझे समझ लगी है ना कि आप कंफर्ट रहें, तो B2 है। B2 से पहले यहाँ पे आना मेरे नजदीक एक हमाकत है, ठीक है। आपके पैसे भी, आपको जो मिल भी जाए बाद में वो बड़ी बुरी सी मिलेगी, बड़े स्ट्रगल के बाद मिलेगी, ठीक है। और जॉब आपको अपनी जो एनेबियन जैब ने जो लिख के दिया है ना, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो सिर्फ वही कर सकते हैं इलेक्ट्रिक की फील्ड में। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी भी रेस्टोरेंट पे चले जाएं। अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि मैं कोई और जॉब कर लूंगा, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 2 इयर्स, फर्स्ट 2 इयर्स
आप माइंड में रखिएगा कि आपने वही करना है जो आपकी डिग्री पे लिखा है, ठीक है, उसके बिल्कुल। अलावा आपको अलाउ नहीं है। ये बिल्कुल जो है ना, ये फिक्स रूल है इनका। उसकी वजह से लोग बहुत सफर करते हैं, मैंने भी सफर किया था, मुझे बहुत सारी और जॉब मिल जाती थी, लेकिन वो कहते थे मार्केटिंग, सिर्फ आपने मार्केटिंग में करनी है, ठीक है। जी। तो 2 साल आपने 24 मंथ उसमें ही रहना होता है, उसके बाद आप चाहे जो मर्जी करें। आप आप चाहे आपका दिल करे आप ट्रक चलाना शुरू कर दें, ठीक है, उनको नहीं है कि आप डॉक्टर हो, आप ट्रक क्यों चला रहे हो। तो ये याद रखिएगा, 24 मंथ आपने अपनी फील्ड से स्विच नहीं करना, उसके बाद आपको वो फ्रीडम दे देते हैं, ठीक है, आप जो मर्जी करें, जिस फील्ड में काम करें। और फिर 48 मंथ के बाद, मतलब 4 इयर्स के बाद, आपको पीआर मिल जाती है। ये है नॉर्मल जॉब जिनको मिलती है, ठीक है। जिसको मिलता है ब्लू कार्ड की जॉब अपनी फील्ड की, वो तकरीबन 23 to 24 मंथ के बाद, अगर उसके पास B1 है, ठीक है, लैंग्वेज है, B1 चाहिए दोनों के लिए। 48 मंथ जिसके पास नॉर्मल जॉब है, जो कि आपको अदर प्रोफेशंस में, अदर देन आईटी जो है ना, वो 55,000 56,000 के राउंड की अभी कुछ ट्रेनिंग उसमें आई है, वो आपकी सैलरी होगी एनुअली, तो आपको मिलेगा ब्लू कार्ड, ठीक है। उसके ऊपर आपको बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट बेनिफिट ये होता है कि आपको जल्दी पीआर मिल सकती है, B1 करो और 24 मंथ में आप पीआर ले लो। सेकंड, 24 मंथ के बाद मतलब आपने अप्लाई करना होता है, आल दो आपको लग फिर 6 माह ऊपर लग ही जाते हैं। प्लस आपकी वाइफ को ये फायदा होता है, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ को पाकिस्तान में A1 नहीं करना पड़ता। अगर आपके स्पाउस आ रहे होते हैं तो उसको A1 नहीं करना पड़ेगा, अगर आपके पास ब्लू कार्ड होगा तो। सेकंड ऑप्शन ये होती है, आपको नॉर्मल जॉब मिल गई यहाँ पे, वो 48 मंथ के बाद, 4 इयर्स के बाद, ठीक है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 24 मंथ के बाद आप अपना प्रोफेशन छोड़ सकते हो, और लेकिन जॉब आपने लाजमी करनी है, ठीक है। लेकिन 48 मंथ के बाद आपको पीआर के लिए अप्लाई आपने करना होता है, और आपके स्पाउस को A1 करना पड़ता है अगर आपकी ब्लू कार्ड की जॉब नहीं है। आईटी वालों को 42,000 एनुअली पे मिल जाता है ब्लू कार्ड, और अदर देन आईटी प्रोफेशन जो है वो 55,000 के राउंड अबाउट है, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट है जॉब मिलने की सूरत में, और जॉब सर्च करनी है वो वैसे मैं कह रहा हूँ कि B2 आपके पास होना चाहिए। उससे पहले यहाँ पे आना हमाकत होगी हर उस अदर देन आईटी वालों के, ठीक है। आईटी वाला A1 के साथ भी आ सकता है, उसके पास आइट्स होना चाहिए। आइट्स तो जी। ऑब्वियसली आपके पास होगा। B2 के साथ अगर आपके पास आइट्स नहीं भी, आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो एक आपको एडवांटेज जरूर होता है यहाँ पे। ठीक है। तो हसन साहब, अगर आप हमें इस बात की भी ये नॉलेज दे दें कि चले हमने आईटी का तो ज़ाहिर है हम हर वक्त ही, मैं भी हर वक्त ही बता रही होती हूँ, इसके अलावा कौन सी फील्ड ऐसी है जिनको के यहाँ आना चाहिए और उनको मतलब उसका स्कोप है यहाँ, सीधा सादे अल्फाज में कि आईटी के अलावा और कौन सी फील्ड का स्कोप यहाँ है? सबसे ज्यादा स्कोप जो आईटी के बाद है ना, वो है नर्सिंग का, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 60% तक की जो पॉपुलेशन है ना, अभी वो ओल्ड हो रही है, ठीक है, ओल्ड हो चुकी है। आहिस्ता आहिस्ता उस अभी 58 60 के राउंड अबाउट वो जा रहे हैं। आप ऑफिस में भी देखेंगे, हर इदारे में देखेंगे, ठीक है। तो उसमें जितने जितने लोग ओल्ड हो रहे हैं, उसमें उनके नर्सेज वगैरह और ये सारा आपको सिस्टम यहाँ का पता होगा। तो मैं बताना भी व्यूवर्स को ये बताना चाहूंगा कि नर्सेज, मतलब जो नर्सिंग एक फील्ड है, मेल फीमेल बोथ, उसका यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कोप है। लेकिन उसके लिए फिर वही वाली बात है कि B2 लैंग्वेज चाहिए। आप पेशेंट को कैसे बताएंगे, वो तो बूढ़े हैं, वो तो इंग्लिश भी नहीं आती उनको, तो कोई भी कंपनी आपको हायर नहीं करती इजिली। एटलीस्ट उसके लिए क्राइटेरिया B1 है। प्लस आप जो है सर्टिफाइड, आपके पास डिप्लोमास हो पाकिस्तान में, सेम वही 3 इयर्स का भी है, 4 इयर्स का भी है। इसके अंदर एक प्रॉपर चैनल है मेडिकल की फील्ड का, जहाँ पे बहुत स्कोप है अदर देन आईटी, ठीक है। उसके बाद इंजीनियरिंग वगैरह है, इनका भी मतलब एक स्पेसिफिक, मतलब वो मैं नहीं कह सकता कि कोई एक इंजीनियरिंग जो है यहाँ पे बूस्ट पे है, ठीक है। तो ये दोनों शोबे जो है, ये इनको बहुत ज्यादा लोग चाहिए और हर वक्त चाहिए, और दूसरी कंट्रीज अलाउ नहीं करती। कुछ कंट्रीज ने बैन किया हुआ है कि नर्सिस आप कहीं और पे काम नहीं कर सकते, मतलब मेल फीमेल जो भी नर्स हैं इस फील्ड में मेडिकल की, बहुत सारी कंट्रीज जो है उनकी एम्बेसी अलाउ ही नहीं करती कि आप किसी और कंट्री में जाके काम करें, क्योंकि ऑलरेडी शॉर्टेज होती है हर कंट्री के अंदर, पाकिस्तान में भी तो शॉर्टेज है। तो इसलिए पाकिस्तान ओपन है इस मैटर में, मतलब इंडियंस अलाउ नहीं करते, ठीक है। पाकिस्तान जो है वो चूंकि अलाउ करता है, तो एक आपके पास मार्जिन बन जाता है। और बहुत सारे लोगों को मैं यहाँ पे जानता हूँ जो नर्सेज यहाँ पे आई हैं पाकिस्तान के लाहौर के हॉस्पिटल से, उनके एक्सपीरियंस से, जना से, जनरल से। तो वो यहाँ पे बहुत वेल सेटल्ड है, मतलब बड़े अच्छे से उन्होंने खुद को ग्रो किया, फिर सैलरीज भी ठीक होती है उनकी। ब्लू कार्ड वाली तो नहीं होती उनकी, लेकिन फिर भी ये है कि एक अच्छी फील्ड उनको मिल जाती है, वो आगे फर्दर ग्रो कर सकती है यहाँ पे। तो
कर जी, सकते तो हैं। हसन साहब, अब हम अपने जरा अख्ताम की तरफ चलते हैं। हमने बहुत तफसीली जो है ना वो मामलात माशाल्लाह से आज देख लिए हैं। अगर मजीद कोई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रह गए तो हम नेक्स्ट टाइम भी कर सकते हैं। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि फर्ज करें आप जो है वो यहाँ आए जॉब सर्च वीजा पे, कोई भी आता है, उसको जॉब भी माशाल्लाह से मिल गई और वो यहाँ पे वो हो गया, तो अपनी फैमिली को वो जॉब सर्च वीजा पर साथ लेकर आ सकते हैं, या फिर जॉब सर्च करने के बाद, इन प्रोसेस के बाद कितने अरसे में वो अपनी फैमिली को बुला सकते हैं? इसमें मेन चीज ये है कि आपको ना पहले ही पता होना चाहिए कि फैमिली यहाँ पे आने का प्रोसेस क्या है। मैं इसलिए इस चीज का जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि 1 ईयर के बाद आपकी अपॉइंटमेंट आनी है। मैं फिर इस्लामाबाद एम्बेसी की बात कर रहा हूँ, कराची में फास्ट है, ठीक है। तो सिंध के लोगों के लिए और क्राइटेरिया थोड़ा सा। तो पंजाब के जो लोग हैं, आपकी 11 to 12 मंथ, समहाउ 1 साल से भी ज्यादा टाइम ले जाते हैं, मतलब 10 से 14 मंथ लग रहे हैं, ठीक है, अगर एवरेज में बात करूं, कि आपको ईमेल आती है आपकी वाइफ को, आपकी फैमिली को, ठीक है। तो जो तो लोग काफी समझदार हैं, वो पाकिस्तान से ट्रैवल, अगर उनकी फैमिली है पाकिस्तान से ट्रैवल करने से भी पहले, लाइक अगर किसी ने अभी से शुरू करना है ना, प्लान बना लिया कि मैंने जॉब सर्च वीजा पे जाना है, तो वो अभी से ही अप्लाई कर दे उसके लिए अपॉइंटमेंट। क्योंकि रूल ये है कि आपका प्रोबेशन पीरियड नहीं होना चाहिए, लाइक आपको जॉब मिली उसके 6 मंथ तक आपको एम्बेसी इंटरटेन नहीं करती। लाइक इंटरटेन करती, आप कह सकते हो चल रहा है प्रोसीजर, आपकी एक दफा फाइल सबमिट होना जरूरी होती है पाकिस्तान में एम्बेसी के अंदर। फिर थ्री क्विक में आपको 2 मंथ में भी आपको रिप्लाई आ जाता है, आपकी वाइफ आपके बच्चे आ सकते हैं। कुछ को 4 to 5 मंथ तक ले जाते हैं। तो आपके पास बड़ा पोर्शन होता है, अगर नहीं भी वो आपको दे रहे तो 8 मंथ में आपको दे देंगे, लेकिन आपकी फाइल सबमिट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर वकील आता है, वो प्रॉपर, अगर आप कहेंगे तो उसके ऊपर भी एक प्रोग्राम करेंगे, ठीक है, कि उसके क्या सोल्यूशन हैं और किस तरह से उसको करना चाहिए। तो जिसने जॉब सीकर वीजे पे जाना है, उसकी फैमिली है, तो वो पहले से ही उसको अप्लाई कर दे, 12 मंथ का गैप रख के। वो ये सोचे कि उसे 4 मंथ के बाद जॉब मिल जाएगी या 5 मंथ के बाद जॉब मिल जाएगी। तो वो जो टाइम पीरियड बनता है ना उसके बाद का, उसके बाद के 2-3 मंथ छोड़ के वो अप्लाई कर दे इस अपॉइंटमेंट के लिए, ताकि फैमिली जल्दी आए, ठीक है। और अगर वो इस तरह नहीं करता, तो फिर जो नॉर्मल क्राइटेरिया वो ये है कि आपकी प्रोबेशन के बाद अपनी फैमिली को यहाँ पे बुला सकते हो। अब डिपेंड करता है आप किस कंट्री में है, आपकी फैमिली कितना टाइम लेती है, अब उसके अपने प्रोसेस है। उसके लिए भी 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, आपकी सैलरी क्या है, आपके बच्चे कितने हैं, किस जगह पे आप रह रहे हो, कितना ग्रोस है वो होगा, कितना बड़ा आपका अपार्टमेंट है, ठीक है। वो एक स्पेसिफिक होता है, मतलब कि 500 यूरो वीक, अदर देन जॉब सीकर वीजा हम चले जाएंगे, इसलिए वो एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है। मतलब मैं ये समझता हूँ कि जिसको यहाँ पे जॉब मिल जाती है 3000 की, 3000 ब्रोटो की, वो 2 बच्चे और वाइफ को यहाँ पे बुला सकते हैं, ठीक है। और जिसका एक बच्चा है वो 25, मतलब पर मंथ की बात करूँ, 2500 यूरो की जिसकी सैलरी है ब्रोटो यहाँ पे, वो एक बच्चा और अपनी वाइफ को यहाँ पे बुला सकते हैं, ठीक है। 28 तक टू टू बेबीज भी एक्सेप्टेबल है यहाँ पे। फिर डिपेंड करता है स्टेट, ठीक है। और एक ब्रीक पॉइंट भी मैं आपको इसके बाद बताता हूँ, डिपेंड करता है स्टेट कि किस आप सिटी में हो। बर्लिन में हो तो आपको पता है वो मीट बहुत ज्यादा है, फ्रैंकफर्ट में उससे ज्यादा है, फिर म्यूनशन में आप जाओगे तो आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से भी ऑर्डर चेंज करते हैं। इस तरह से आपकी फैमिली यहाँ पे आ सकती है और आ जाती है, ये मसला नहीं है। आपका जो मेन गोल होना चाहिए, आपको जॉब मिल जाए। जॉब के बाद अगर आपकी सैलरी कम पड़ रही है, पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर दे, वो शो करे, तो आपकी फैमिली यहाँ पे आ सकती है। मेन ये है कि आपको जॉब मिलनी चाहिए सेटल होने के लिए। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है कि आपको जॉब आपको मिल गई, अब आपने बिहोडे के पास जाना है, ठीक है, हाउस लैंडर आम जाना है, हाउस लैंडर बिहोडे जाना है, यहाँ का जो डिपार्टमेंट है फॉरेन अफेयर उसके पास जाना है, ठीक है। वहां पे जाके आपने कहना है इस कंपनी ने मुझे हायर कर लिया है, ठीक है। अब वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, ये क्राइटेरिया है, ठीक है। ऐसा नहीं है मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ, ठीक है, अभी काम कर रहा हूँ मार्केटिंग मैनेजर, मैं पहले गया था मार्केटिंग असिस्टेंट से मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ। अब मेरे क्राइटेरियन में ये था कि मिनिमम 3000 की इसके पास जॉब होनी चाहिए ब्रोटो की, तब इसका कॉन्ट्रैक्ट हम एक्सेप्ट करेंगे। कुछ लोगों का 35 है, बर्लिन के अंदर जिस तरह से है 35, वो देखते हैं इसकी क्वालिफिकेशन कितनी बड़ी है, ठीक है, और वो कितने लेवल पे इसको जो है ना, ऐसा तो नहीं हो रहा कि एक्चुअली ये रूल्स तो इसलिए है ना कि ताकि कोई किसी को मिस यूज ना कर सके, लेकिन वो हमारे गले में इसलिए पड़ जाता है कि वो हमें इन चीजों की आदत नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें कोई मिस यूज करे और फिर हम सेटल हो, और जिस तरह से मतलब वो कुछ और रास्ता मिले, हम वैसे अपने आप को, मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा, डिपेंड करता है आपके अपने उस पर, लेकिन हम इस चीज के लिए आगे ही होते हैं कि भाई हमें कोई मिस यूज कर ले। लेकिन यहाँ पे चूंकि वो
हमारी प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने लॉ बनाया हुआ है कि कोई इतना चीप, जिस तरह क्या होता है अरेबिक कंट्रीज के अंदर, क्या हो रहा है वहां पे, जितने भी मुस्लिम गल्फ में क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है वहां पे कि आपकी अगर आप डिजर्व करते हो 10,000 रियाल दरहम के लिए, रियाल के लिए, किसी के लिए, तो आपको 6 पे वो फंसाने की कोशिश करते हैं, फिर उससे भी नीचे ले आते हैं, कोई और कंट्री का आ जाएगा, बांग्लादेशी आ जाएगा, वो 4 पे 3। तो इस चीज को श्योर करने के लिए एक स्पेसिफिक सैलरीज भी हैं हर एक बेहोडे की। बड़ी सिटीज के अंदर जॉब आसानी से मिल जाती है, लेकिन ये एक प्रॉब्लम आपको आने वाली है बर्लिन के अंदर भी, आपको फ्रैंकफर्ट के अंदर भी, कि एक स्पेसिफिक सैलरी पैकेज होना चाहिए। ठीक है। तो उसकी वजह से आपका रिजेक्ट भी हो जाती है जॉब, तो काफी मसला बनता है। आपकी जॉब जब रिजेक्ट होती है, आपके मतलब है 2 मंथ एटलीस्ट जाया हो जाते हैं, क्योंकि आप हाउसलैंडर नाम जाते हो, आप उनको सबमिट करते हो कॉन्ट्रैक्ट, सबमिट करने के लिए आपको 2 से 3 वीक लग जाते हैं, आपको बुलाने के लिए जब वो बुलाते हैं, इससे भी ज्यादा लग रहे हैं कुछ सिटीज के अंदर, बहुत क्विक को तो 2 वीक तो कहीं नहीं गए। उसके बाद आपको वो रिप्लाई देने के लिए कम से कम 3 से 4 वीक ले जाते हैं। तो आपके 2 से ढाई मंथ बर्बाद हो जाते हैं, और आप ऊपर से रिलैक्स हो जाते हो। ठीक है। तो ये चीज आपने लाजमी इसको अपने माइंड में रखना है कि जो आप सैलरी ले रहे हो, समहाउ आपको ये गूगल पे भी पहले मिल जाता था कि एनआरवे, मैं बात करता हूँ, मैं एनआरवे में रहता हूँ चूंकि, ठीक है, मेरी रेजिडेंस आसन क्राइस्ट के अंदर है, तो वहां पे आप गूगल पे लिखा था, उन्होंने ये शो किया था कि 2,470 यूरो मिनिमम होगी तो हम जॉब एक्सेप्ट कर लेंगे तुम्हारे प्रोफेशन की। ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि कितना ये अथेंटिक है, लेकिन मेरा आइडिया ये था कि 2,500 से हो जाएगी एक्सेप्ट, तो इससे प्लस प्लस लेके मैं गया, मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हो गया। तो सेम इसी तरह से हर एक बंदे को ये देखना पड़ेगा कि स्टेट के अंदर स्टुटगार्ट है जिस तरह से बड़ी, वहां पे 4,000 के राउंड अबाउट, अगर मैं मार्केटिंग की बात करूं, तो वो एक्सेप्ट करते हैं भी होने वाले। तो ये भी डिपेंड करेगा आप किस सिटी में जा रहे हो, उसके एडवांटेजेस भी होंगे, डिसएडवांटेजेस भी होंगे, क्या प्लान करना आपने, किस सिटी में रहना है, किस सिटी में आपने जॉब सर्च करनी है। एडवांटेजेस ये होते हैं कंपनी ज्यादा है, बर्लिन है, बहुत इजी है आपको जॉब मिलना, मतलब थोड़ा बेटर है। और अगर आप बैंकिंग फाइनेंस से हैं, जिस तरह मेरा एक्सपीरियंस था बैंकिंग फाइनेंस और मार्केटिंग, तो आपके लिए जरा बेटर है कि आप फ्रैंकफर्ट वाली साइड पे जाएं। तो इस तरह की कुछ बेनिफिट्स हैं, और कुछ आपको चीजें हैं जो आपको कैलकुलेट करनी होती हैं। मतलब कहने का सारा ये बहस इतना लंबा बोलने का मकसद यही है कि आपको प्लान करना पड़ेगा, विदाउट प्लानिंग नहीं कुछ होने वाला, और यहाँ पे आके तो कुछ भी नहीं होने वाला। स्पेशली लैंग्वेज तो आप भूल ही जाएंगे यहाँ पे आके कर सकते हैं। उसका रीजन एक तो एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है, फिर आप अगर लैंग्वेज पे टाइम देंगे तो, मतलब ये तो नेटिव टीचर होते हैं, इनकी पढ़ाने का तरीका और है। अगर आप बात करें पाकिस्तान में, गोइथे में, मैं गोइथे से लाहौर से पढ़ा हूँ, ठीक है, तो A2 किया था मैंने आते हुए, तो मैं ये चीज आपको शायद पहले नहीं बताई कि A2 मैंने किया था, और यहाँ पे आके फौरन मैंने B2 स्टार्ट कर दिया इवनिंग के अंदर। लेकिन मेरा टाइम भी जाया हुआ, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी हुए, और सही से कोर्स भी नहीं मेरे से हुआ। ठीक है। तो ये एक मैंने मिस्टेक की थी जो बाद में मुझे रियलाइज हुई, लेकिन मैंने एफर्ट की काफी, और अल्लाह ने मेरा साथ दिया, तो मेरी मेरी जॉब होगी। और मैंने आपको बताया हुआ भी है कि मेरा एक बेस्ट फ्रेंड आया था, उसकी जॉब नहीं हुई थी, और 7 से 8 लड़के थे जिनकी जॉब्स नहीं हुई थी। ठीक है। कुछ कोविड का भी इशू था, ये भी एक रीजन था कि जॉब मिल ही नहीं रही थी उस वक्त। स्टार्ट था 2020 का, तो उसमें मतलब एकदम से कोई हायरिंग भी नहीं करना चाह रहा था। तो लैंग्वेज करके हैं, B2 करके हैं, बेटर रहेगा। नहीं तो यहाँ पे आके ओनली 10% इंग्लिश जॉब्स हैं, याद रखिएगा, ओनली 10%, ये भी मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, जो कि आपको हायर करना चाहिए। बहुत ज्यादा सारी इंग्लिश जॉब्स के लिए भी आपको जर्मन आना चाहिए, क्योंकि आपने इंटायर जो कम्युनिकेशन करनी है, उसके लिए वो कंफर्ट फील करते हैं, HR मैनेजर हायर करता है उसको जो, जिसकी सीवी जर्मन में हो। इंग्लिश पोजीशन के लिए भी आपको जर्मन में ट्रांसलेटेड सीवी भेजनी पड़ती है, तब आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है। तो आप खुद ही आप सोच लें कि आपने 10% के लिए खेलना है, या फिर आपने एटलीस्ट 70% के लिए तो खेले ना, लैंग्वेज अच्छी करके आए। और इतने ही एडवांटेजेस हैं, मैं इसको कंक्लूड करता हूँ, इतने ही जब आपको लैंग्वेजेस आ जाएगी ना, फिर आप ये देखें कि कितनी शॉर्टेज लेबर है। अभी मैं B2 मेरा लेवल है, ठीक है, B2 मैंने सर्टिफिकेट किया है, उसके बाद से मैं अब जिस कंडीशन में हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जितने चाहूँ इंटरव्यू दे सकता हूँ। मतलब मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए स्विचिंग सिर्फ 1 वीक का प्रॉब्लम रह गया, मेरे पास ऑप्शन ही इतनी है, क्योंकि इनके पास शॉर्टेज है, इनके इनको तो बंदे चाहिए। फोर्थ बड़ी, मतलब आप कह लें कि ये इकोनॉमी है, और इतनी ज्यादा यहाँ पे फैक्ट्रीज है, और इतनी ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही है, बड़ा एक्सपोर्टर है, इतनी ज्यादा प्रोडक्शन है यहाँ पे, सॉरी। तो इनको तो बंदे चाहिए, एम्प्लॉइज चाहिए। मसला सिर्फ लैंग्वेज का है। तो अगर लैंग्वेज ही अगर आप कर लोगे, तो आप ये देखो कि आपके पास फिर कितना बड़ा क्वेश्चन है खेलने के लिए, फिर आप बड़े अच्छी तरह से यहाँ पे सेटल हो सकते
सही। हसन साहब, बस अब छोटे छोटे जो है ना वो उसमें जवाब दीजिए कि उम्र का कोई ताल्लुक है इस मामले में, कि अगर कोई जॉब सर्च वीजा पे यहाँ आना चाहे तो उसकी कोई एज लिमिट है? वैसे तो नहीं है, लेकिन बेटर होगा कि मैं समझता हूँ कि अंडर 45 इससे ज्यादा बंदे को यहाँ पे नहीं आना चाहिए, इसलिए सही। अच्छा, अगर दूसरा होगी। क्वेश्चन मेरा ये है कि बच्चों की कोई लिमिट है फैमिली रियूनियन के लिए? जब हम आप जैसे यहाँ आए और आपका कोई बच्चा जो है ना वो 18+ है, तो क्या वो भी यहाँ आएगा कि नहीं, उसको रोक देंगे? उसका दूसरे जो ये मैं वही बता रहा हूँ ना, फैमिली यूनियन के लिए अलग से एक पूरी बहस बन जाती है कि 18 ठीक है। वाले को किसमें कंसीडर करेंगे, 18+ को किसमें कंसीडर करेंगे। तो ठीक। उसके थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन चेंज हो जाती है, लेकिन अंडर 18 जो है ना, वो चाहे आपके जितने भी बच्चे हों, आपकी सैलरी पे डिपेंड करता है ना फिर। क्या आपकी ठीक। सैलरी अगर थोड़ी है और बच्चे आप ज्यादा बुला रहे हो, तो आप ये समझ लें हर एक बच्चे के ना आपको 500 यूरो 400 यूरो जो है ना वो ऐड करने पड़ेंगे। 500 यूरो ब्रोटो आपको ऐड करने पड़ेंगे हर एक बच्चे के, जितने भी आप है ना उतनी आपकी सैलरी होनी चाहिए। ठीक है। तो हसन साहब, आखिरी सवाल, मुख्तसर सा जवाब। जो सोच कर आए थे, जो ख्वाब सजाए थे, सब पूरे हुए? अब पूरे होते हुए वो स्टार्टअप में है, अभी वो होना शुरू हुए हैं। ठीक है। तो ये मैं आपको पहले भी बता दूं, जो बिजनेस स्टूडेंट्स हैं, बिजनेस जिन्होंने स्टडी किया है स्पेशली, और मार्केटिंग या इससे रेलिवेंट हैं, जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट से भी हैं, तो ये आप याद रखें, आपको यहाँ पे 2 साल तो आपको वैसे ही समझने में लगते हैं सब कुछ, और आपको टाइम लगता है लैंग्वेज अगर आपके पास नहीं है तो। अगर आपके पास C1 है या B2 है एटलीस्ट, तो आप बड़ा क्विकली गो थ्रू कर जाओगे, फिर भी आपको जो है ना वो 1 1.5 साल लग जाएगा। लेकिन आप सही बूस्ट पे आपको जाते हुए ना, एटलीस्ट आपको, मतलब जो PR टाइम इन्होंने रखा हुआ है ना नॉर्मल सैलरीज के लिए, मैं ये समझता हूँ कि बड़ी अच्छी प्लानिंग है वो 48 मंथ वाली। उसके बाद वाकई बंदा इतना एलिजिबल हो जाता है कि वो सिटीजनशिप का भी हो जाए, मतलब उसके लेवल पे आ जाए, और प्लस वो अपने कैरियर को भी ग्रोथ कर सके। तो पहले 2 3 साल आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, अदर देन IT जो है, इवन इंजीनियर्स को भी स्ट्रगल करनी पड़ती है। लेकिन उसके बाद फिर आपके पास बड़ी अच्छी लाइफ है और बड़ा अच्छा कंपैरिजन में, कभी अगर आप कहेंगे ना, तो USA भी लोग हैं, कनाडा में भी है जानने वाले फैमिली मेंबर्स भी। तो जर्मनी की जो चूंकि सोशल कंट्री है, लाइफ बहुत बेटर है। अगर आप यहाँ पे सेटल हो गए हो ना, तो एज कंपेरेटिवली मैं समझता हूँ 2 4 कंट्रीज हैं जो इससे बेटर हैं। बाकी यहाँ के जो सिस्टम्स है ना वो बहुत अच्छे हैं, बस समझने की देर है, उसमें खुद को इंटीग्रेट करने की देर है। बिल्कुल ऐसे ही है हसन साहब। जर्मनी का पासपोर्ट 2024 के लिए बेस्ट पासपोर्ट्स में जो है वो इसका शुमार होता है। तो जाहिर है यहाँ का सिस्टम और यहाँ के मामला अच्छे हैं, तभी तो ये मामला आगे बढ़ते हैं ना। तो देखिए, अब तमाम जो हमारे देखने वाले सुनने वाले हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें जो है वो इतना टाइम लगा के हमें देखा, समझा। और मुझे यकीन है कि ये मालूमात, क्योंकि जाहिर है मुख्तसर से मामलात करें तो हो सकता है आगे हम समझा सकें, इसलिए हमने हसन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें इतना टाइम दिया और इतने अच्छे तरीके से एक एक चीज जो है वो हमें बताई। तो जिंदगी तो नाम ही स्ट्रगल का है। आप कोशिश जरूर कीजिए, अपने मामलात को अच्छे तरीके से करने की कोशिश कीजिए। और हम आपको सिर्फ उम्मीद दिला सकते हैं, क्योंकि वो नाउमीदी कुफर है। अच्छा, आखिर में शुरू में हसन साहब ने बात की थी कि ये भी लोगों के लिए सदका जारिया के तौर पर मदद करते हैं, उनके लिए जो है ना वो बहुत कुछ कर रहे हैं सोसाइटी में। क्योंकि जाहिर है मेरे तो सामने है माशाल्लाह से ये। तो हसन साहब, अगर आप अपना कोई कांटेक्ट नंबर, कोई ईमेल हमें हमारे देखने वालों को बता दें, और वो आपसे कोई राब्ता करना चाहे तो प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया। और ऑब्वियसली मैं चाहूंगा कि मैं, मतलब अगर किसी को नहीं समझ आती प्रोसेस की, तो डे 1 से लेके ऐसे लोग भी हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स भी मैंने सबमिट किए हैं, अपॉइंटमेंट्स भी मैंने ली हैं। तो मुझे बुरा नहीं लगता बिल्कुल भी। मैं चाहता हूँ कि मैं हेल्प करूँ किसी की, और फ्री ऑफ कॉस्ट, कभी भी किसी भी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं। तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे हसन असली के नाम से है, वैसे मैं ग्रुप में भी हूँ, जो स्टडी इन लाइफ इन जर्मनी है। और उसके अलावा आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे भी मतलब जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो शायद मैंने स्किप कर दी हों, और कुछ चीजों से शायद कुछ लोग मेरे से एग्री ना करें, तो मैं मतलब हर एक बंदे की अपनी सोच है, अगर किसी को कुछ चीज बुरी लगी हो या कोई मेरी बात बुरी लगी हो, तो उसके लिए मैं सॉरी करना चाहूंगा एडवांस में। लेकिन मतलब हर एक बंदे को फ्राई हाइट है, स्पेशली जर्मनी के अंदर माइनम फ्राई हाइट, तो उसमें हर बंदा अपना अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है। तो बाकी बहुत शुक्रिया आपका कि आप जो है वो लोगों की खिदमत के लिए मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स और बहुत सारी एफर्ट्स करती रहती हैं। और बड़ा अच्छा लगता है मुझे ये, क्योंकि लोग यहाँ पे आके जब सेटल हो जाते हैं या थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, अगर मैं कहूँ तो सेटल होना तो कुछ नहीं होता, रिलैक्स होना। क्या आपको लगता है कि आप
ठीक जोन में चल रहे हो, आप ऑटो वाहन पे, आप मोटरवे पे ड्राइव कर रहे हो आराम से, यहाँ पे सिर्फ आपकी अकेली गाड़ी है, तो वहां पे आके फिर वो ना भूल जाते हैं अपना प्रीवियस माजी, नहीं भूलना चाहिए, अपने एक तो कंट्री से मोहब्बत नहीं भूलनी चाहिए। इगाल बस, बस दू बी सेट्स ओदा इगाल, ये जर्मन में वर्ड में बता रहा हूँ कि कुछ भी आप बन गए हो, कुछ भी हो, तो प्लीज, मैंने कुछ चीजें देखी हैं जो अक्सर चीजों में गेगन पाकिस्तान पाकिस्तान के अगेंस्ट में लोग कुछ कमेंट्स कर दे, ऐसा ना करें। आज जो कुछ भी मैं हूँ वही इदारे हैं, मैं आईबीए को सलूट करता हूँ, मैं अपनी उन सब चीजों को, जो भी मतलब होगा फ्यूचर में, मैं यही कोशिश करूंगा कि अपने ये मोहब्बत करना जो है, ये हमारे स्पेशली इस्लाम का खासा है, बीइंग अ मुस्लिम, ये चीज हमारी खूबसूरती है कि हम अपनी जो है मदरलैंड से हमेशा प्यार करें और उसके लोगों के लिए हेल्प करें, और ये भूल जाएं। मुझे पता है कि पाकिस्तानियों से, मैं जब यहाँ पे आया था, बहुत ज्यादा सारे लोगों ने मुझे कहा था कि यार और कुछ करी ना करी, पाकिस्तानियों तो बात करी, ठीक है, और उनकी बात 80% मैंने देखी भी कि यार वो आपको टफ टाइम देते हैं। वो जिस पे एहसान करो ना, हजरत हसन का कौल है हजरत कि अली जिस का पे कॉल इंसान, है। हजरत अली का कौल है, जिस पे इंसान करो, एहसान करो, उसकी शर से बचो। तो एक नॉर्मल सी चीज है ये, आपको वो नेकी के दरिया में फेंक वाला कंसेप्ट रखना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए जितना मैक्सिमम हो सके आप अपने पाकिस्तानियों की हेल्प करें। आप इसमें थोड़ा सा एक लाइन में बोलूंगा कि इंडियंस को ही आप देख लें, ठीक है, वो किस तरह एक दूसरे पे, मतलब वो हमारे कंकुरेंस है, हमारे कंपिटेटर्स है, आप कुछ भी कह लें उनको, तो हमारे मतलब, हाँ, कितना डिफरेंस है हम दोनों नेशंस के अंदर। तो ये चीज जितनी ज्यादा होगी उतना बेनिफिट होगा हमारी लैंड को। बहुत सारी फैमिलीज हैं जो बहुत बुरी कंडीशन में रह रही हैं पाकिस्तान में, उनको भी हेल्प आउट होगा। तो वही लोग ज्यादा स्ट्रगल और इस तरह के स्टेप लेना चाहते हैं जो बड़ी बड़ी मुश्किल लाइफ से गुजर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में जिस तरह महवेश खान, मतलब आप भी करती हैं हेल्प, और फ्री ऑफ कॉस्ट, और इतना टाइम देना, ये आप लोगों के लिए बड़ा आसान है कहना, उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, यहाँ पे बच्चे जो है बड़ा टाइम मांगते हैं, पाकिस्तान की तरह बच्चे नहीं पाल जाते कि वो दादा दादी नाना नानी, इधर भाई बच्चों को पालना पड़ता है, जो कि एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है, उसके बावजूद ही इतना टाइम देती हैं, तो मैं इनको सलूट करता हूँ। और मेरी दुआ है कि ये हमेशा ऐसे ही जो है वो आगे से आगे ग्रो भी करें और अपने वतन के लिए करती रहें। आमीन सुमा आमीन। हसन साहब ने जैसे कि बात की कि हम लोगों का टाइम का मसला होता है, हमारे पास सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं है कि अगर मैं जर्नलिस्ट हूँ तो सिर्फ आप ही लोगों के लिए, सोशल एक्टिविस्ट हूँ तो सिर्फ इसके लिए, मेरे पास और बहुत सारे काम होते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त मैं अपने घर के सिर्फ एक कोने में बैठी हुई हूँ। क्यों? क्योंकि आज मेरे बेटे ने अपने दोस्तों को उनको पार्टी दी है, और उनकी वंडर वाफिल की पार्टी है, जो कि पूरा घर जो है ना वो उनके लिए जो है ना वो तैयारियों में लगा हुआ है। और मैं चाहती थी कि मैं सुकून से रिलैक्स होके अपना पूरा टाइम जो है ना वो इस मामले में लगा सकूं, हसन साहब से तमाम वो क्वेश्चंस पूछ सकूं जिसके लिए आप लोग परेशान होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर फायदा पहुंचा होगा। और देखिए, किस्मत में जो लिखा होता है वो जरूर मिलता है। मैं बार बार कहती हूँ, कोशिश जरूर करें, नतीजा अल्लाह पर छोड़ें। और आज के लिए इतना ही। हसन साहब, आपका बे इंतहा शुक्रिया, जिन्होंने हर बात को, हर सवाल को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि वाकई में मुझे भी बहुत कुछ समझने और उसका मौका मिला जानने का। क्योंकि हर बात को हर इंसान नहीं जानता, नहीं समझता। तो मेरी ख्वाहिश और कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को उस बंदे तक पहुंचाऊं जो इस एक्सपीरियंस से गुजर चुका है। इंशाअल्लाह ताला अगला टॉपिक मेरा उन तमाम ट्रक ड्राइवर जो हमारे भाई हैं, जो कि पूरी दुनिया से मुझे मैसेजेस कर रहे होते हैं कि मैडम हम जो है वो ट्रक चलाते हैं, हम हैवी जो है वो ये करते हैं, हम जो है ना ड्राइवरी करते हैं, हमें बताइए हम यूरोप कैसे पहुंच सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगला प्रोग्राम उस पे होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज।